Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Today we are going to study chapter number 4, The Treasure Within, from class 8 English NCERT supplementary reader book. This chapter is really an inspiration and a source of motivation for the students, and it suggests that you should always follow your instinct. The title says The Treasure Within. Treasure means खजाना, within means inside you, आपके अंदर जो मौजूद हो. But here the meaning of these words treasure within is not same as it applies in general. Here it applies in a very deep manner. Treasure within here means your actual desires, जो आप actual में चाहते हो, आपके अंदर जो आपको naturally gifted है, वो talent आपको अपना हुनर पहचानना, which is why the word has been used as the treasure within. Before you read, every child is a potential achiever and it's different from other children in his style of learning and area of interest. तो हर एक बच्चे के अंदर अपना जो पोटेंशियल होता है, उसका अपना टैलेंट हुनर होता है और उसकी अपनी स्टाइल होती है लर्निंग करने की, सीखने की जो उसकी क्षमता होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है और उसका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, editor of Spurge, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. तो ये जो चैप्टर है वो एक न्यूज़लेटर से लिया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया है और ये एक इंटरव्यू है किसके बीच में, मिस बेला राजा जो कि स्पर्स न्यूज़पेपर की एडिटर है और मिस्टर हफीज़ के बीच में जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो इंडिया के बहुत ही फेमस और नामी कॉन्ट्रैक्टर हैं. इनके बारे में लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिम. दैट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज born in 1950 and he did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University, New York, USA on a Tata scholarship. तो मिस्टर हफीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आर्किटेक्ट हैं और उनके अंडर में बहुत ही एक बड़ा फर्म जो कि उन्होंने 1982 में स्टार्ट किया था सिर्फ 2 लोगों के साथ, मीन्स उसकी स्टाफ में सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन आज के टाइम पे उनकी जो कंपनी है, उनका जो फर्म है, उसमें अब 350 एम्प्लॉयज़ हैं और ये इंक्लूड करते हैं सीनियर एसोसिएट आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियरिंग टीम और जो कि अलग अलग वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जैसे कॉरपोरेट ऑफिसेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और टाउनशिप एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एक्सेट्रा. सो उन्हीं का ये इंटरव्यू है जो कि मिस बेला राजा ने लिया है. लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. मीन्स वो अपने बचपन में जब वो एज ए स्टूडेंट थे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, वो स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सबसे ज़्यादा वो मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते थे और ये सब्जेक्ट को देखते ही उनको शिवरिंग हो जाती थी, वो कांपने लगते थे. तो इस तरह से उनको ये एक टेरिबल नाइटमेयर की तरह लगता था. तो लेट्स सी द इंटरव्यू नाउ. HC मीन्स हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, BR मीन्स बेला राजा द एडिटर. HC says, I used to have these terrible nightmares, only now over the last 4 to 5 years it seems to have disappeared. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे बहुत ही टेरिबल नाइटमेयर मीन्स बुरे सपने की तरह आते थे और अब करीब पिछले 4-5 सालों से ये गायब हो चुके हैं, अब ये डिसअपेयर हो चुके हैं. बेला राजा आस्क अगेन, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपेयर्ड नाउ. तो आप किस बुरे सपने के बारे में बात कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि अब वो डिसअपेयर हो चुका है. HC says, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. Psyche means mind और mentality. तो इस पे हफीज़ कहते हैं कि मैं कंटिन्यूसली मीन्स लगातार बुरे सपने देखता था कि मैं कोई मैथ्स एग्जामिनेशन में बैठा हूँ और उसको फेस कर रहा हूँ और उस वक्त मुझे कुछ आ नहीं रहा है. तो आप समझ सकते हो कि उस वक्त क्या टेरिबल फीलिंग्स होती है. तो उस सपने में भी उनको इसी तरह से फीलिंग, बहुत ही टेरिबल फीलिंग होती थी, लेकिन अब उनका जो माइंड है वो ये सारी चीज़ें भूल चुका है और करीब 4-5 सालों से अब उनको ऐसा लगता है कि वो ये जो भी नाइटमेयर उनको आया करते थे वो गायब हो चुके हैं
और उनके पास अब इतना टाइम नहीं है उन बुरे सपनों के लिए, और उनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि उनको एजुकेशन के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है. वाई लेट्स सी फर्दर. Bia says, tell us something about your earliest memories in school. SC. In the first and second year, I was a good student. After I reached the third standard, I simply lost interest and I never studied. तो इस पे बेला राजा पूछती हैं कि अपने अर्लीस्ट मेमोरीज, जो आपकी शुरुआती के दिनों में जो स्कूल में आपकी यादें हैं, उनके बारे में बताइए कुछ. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो मैं थोड़ा बहुत गुड स्टूडेंट था, लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड तक पहुँचते पहुँचते मैं सारा का सारा इंटरेस्ट लूज़ कर चुका था. मीन सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था मेरा पढ़ाई में, और फिर उसके बाद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की अच्छे से. आई यूज़ टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स that had been taught to me in class. वो कहते हैं कि मुझे बस गेम्स और स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट था. मैं बस दौड़ा करता था और दूसरों पर जोक्स करता था, प्रैंक्स करता था, और एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ कॉपी करके पास होता था. तो मुझे याद नहीं है कि क्लास में मुझे कुछ भी जो भी पढ़ाया गया हो मैं वो भूल जाता था. मुझे कभी भी कुछ याद नहीं रहता था उस वक्त. However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ कि एक टाइम पे एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनको एक एडवाइस दी और कुछ कहा उनसे, जिससे उनकी जो लाइफ थी वो चेंज हो गई. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जब वो 11th स्टैंडर्ड में पहुँचे थे स्कूल टाइम पे, तो उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मीन्स हम स्टार्टिंग पॉइंट से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ, ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ. तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो. मैंने हमेशा से तुम्हारा केयर किया है, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊँगा. अब तुम्हें अपना केयर खुद से करना पड़ेगा. ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fee all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. I used to be very good sportsman. I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. तो उनके प्रिंसिपल ने उनसे कहा, 5 मिनट तक करीब उन्होंने बात की और उनसे कहा कि तुम्हारे फादर नहीं है और तुम्हारी जो मदर हैं बहुत ही मुश्किल से वो अर्निंग करती हैं और तुम्हारे लिए फ़ीस पे करती हैं वो, और इतने सालों से फ़ी पे करती हुई आई हैं, लेकिन तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ तुम खेलते हो. अब ये टाइम आ चुका है कि तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो. तो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था स्कूल टाइम पे, और मैं सीनियर चैम्पियन भी था, अपने क्रिकेट कैप्टन था टीम का, लेकिन मैंने उस साल गेम नहीं खेले थे. हर साल तो वो खेला करते थे, लेकिन जिस ईयर उनके प्रिंसिपल ने उनको ये बात समझाई थी, उनको रियलाइज़ करवाया था कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद से अब पढ़ना स्टार्ट करें, तो उस साल उन्होंने फील्ड पे नहीं उतरा था. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. तो ज़्यादातर से वो क्या करते थे, उस साल उन्होंने क्या किया कि वो प्रेयर करने जाते थे और उसके बाद वो खाना खा के स्टडी करने के लिए बैठते थे. लेकिन बचपन से लेकर आज तक उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी और हमेशा कॉपी करके एग्ज़ाम में पास होते थे. लेकिन जब वो एसएससी बोर्ड फेस करने वाले थे, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब मैं कॉपी करके पास नहीं हो सकता. व्हेन आई गॉट ए सेकेंड क्लास 50% इन माई एसएससी, माई प्रिंसिपल सेड, सन, कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन. दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज. तो जब उन्होंने बोर्ड फेस किया और उन्हें सिर्फ 50% आया एसएससी एग्ज़ाम में, तो उनके प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, तुम अपने आप को ये समझो कि तुम डिस्टिंक्शन से पास हुए हो और ये बड़ी बात होनी चाहिए तुम्हारे लिए. तो यही उनकी एक स्कूल मेमोरी है कि वो स्कूल टाइम पे बिल्कुल भी एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और एसएससी की टाइम पे ही उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, वरना वो कभी पढ़ते नहीं थे स्कूल टाइम पे. एज आई डिड लॉट्स
lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember, I forgot things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ किया करता था पढ़ाई के अलावा, और मुझे कुछ अच्छे से याद भी नहीं है. अगर मुझे कुछ याद करना होता है तो मैं फ़ोटोग्राफ्स को देखता हूँ, तब उससे जुड़ी यादें मुझे याद आती हैं. आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड. दैट इज़ हाउ इट वॉज. तो मैं कोई भी फ़ोटोग्राफ देख के उसको याद कर लेता था, लेकिन अगर बिना उसके मैं उसको बिल्कुल भी याद नहीं रख पाता था. तो इस तरह से उनका जो माइंड था, जो ब्रेन था, वो स्कूल टाइम पे वर्क करता था. Now BR says, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? तो बेला राजा उनसे पूछती हैं कि जब तुम स्कूल में थे, आप स्कूल में जब थे तो आप क्योंकि पढ़ाई नहीं करते थे, जो जब टीचर आपको डांटती थी, सज़ा देती थी, पनिशमेंट देती थी, तो आपको कैसा फील होता था? I never felt anything on being pulled up. I used to be interested in playing. I would receive a caning every week. Caning means punishment. तो वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कि मुझे मेरे लिए ये रोज़ की बात थी. बस हाथ फैलाओ, उस पर छड़ी मिल जाती थी, मीन्स आपको पनिशमेंट मिल जाती थी. उसके बाद वो उसके बारे में भूल जाते थे. तो ये तो उनके लिए एक यूजुअल रूटीन था स्कूल टाइम पे, कि उस टीचर उनको डांटती थी, पनिश करती थी, और फिर वो भूल जाते थे और फिर वो खेलने चले जाते थे. व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? Wrath means anger, गुस्सा. तो वो पूछती हैं कि जब आपको पता था, जब आप ये बात जानते थे कि आपने क्योंकि होमवर्क नहीं किया है और टीचर्स के साथ बहुत ही बैडली बिहेव किया है, तो इस पर आपको सज़ा मिलेगी, तो आपको क्या, आपके माइंड का जो स्टेट था वो क्या होता था, आपकी सोच क्या होती थी उस वक्त? स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू. आई वुड हर्ट badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. तो उन्होंने बोला कि स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? उस वक्त तो मुझे कुछ इसका एहसास भी नहीं होता था. मैं बस हाथ फैलाता था, उस पर छड़ी मिलती थी और थोड़ा सा दर्द होता था, फिर मैं उसके बारे में भूल के खेल में लग जाता था. यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड. आपको कभी इनसिक्योर नहीं फील हुआ या आपको कभी थ्रेटन्ड फील नहीं हुआ? आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. आई वॉज most interested in funny pranks. One day I did not want to study, so I created a distraction. For one whole hour we played चोर पुलिस. तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ, मेरा जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ खेल में था और मैं उसके अलावा कुछ नहीं करता था, और मैं ज़्यादातर से फ़नी प्रैंक्स भी करता था दूसरों को सताने के लिए. एक दिन उन्होंने क्या किया कि जिस दिन उनको पढ़ाई नहीं करनी थी, तो उन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया दूसरे बच्चों के लिए भी, और 1 घंटे तक करीब उन्होंने चोर पुलिस ही खेला, मीन्स हाइड एंड सीक गेम खेला. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी. सो what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy the tickets. On my way back I would eat to my heart's content. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हर सैटरडे को उनको अलाउ होता था, कि क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, बोर्डिंग स्कूल में उनको सैटरडे ही सिर्फ परमिशन थी, कि उन बच्चों को परमिशन थी कि वो बाहर कहीं मूवी देखने या कहीं भी घूमने जा सकते हैं. तो वो क्या करते थे, सैटरडे को करीब 40-50 स्टूडेंट्स से मनी कलेक्ट करते थे. पैसे कलेक्ट करके वो फिर किसी मूवी के लिए टिकट खरीदते थे, और फिर उसके बाद वो अपने दिल का जो उनके जो मज़े का खाना होता था, जो उनको पसंद था, वो खाते थे. आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग. वी वुड हैव gang fights and planned strategies. These things used to interest me more than any academics. तो उनकी जो एक पूरी गैंग हुआ करती थी, मीन्स जैसे आप फ्रेंड सर्कल देखते हो, तो उनकी एक गैंग हुआ करती थी, और वो उस गैंग में बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की स्ट्रैटेजीज चलती थी, प्लानिंग करते थे सब सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलके. तो ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादातर से इंटरेस्ट देती थी किसी भी पढ़ाई के अलावा, और वो उस गैंग के लीडर भी थे. Students used to took my textbook for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. तो वो बोलते थे कि स्टूडेंट्स जो होते थे, उनके जो फेलो स्टूडेंट्स होते थे, वो उनकी टेक्स्ट बुक को ख़रीद लेते थे, ले लेते थे, क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट न्यू ब्रांड की तरह ही थी. मीन्स कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाई थी. अब एक्चुअली जब आप बुक्स को नहीं पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल न्यू ही रहेंगी. तो इस तरह से वो भी कभी पढ़ते नहीं थे, सिर्फ एग्ज़ाम के पहले ही कभी 1-2 बार खोल लेते थे. तो जो उनके फेलो स्टूडेंट्स थे और फॉलोइंग ईयर के लिए वो लोग उनसे नोटबुक्स ले लेते थे. हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर? तो इस पे BR ने पूछा कि आप फिर आर्किटेक्चर की फील्ड में किस तरह से आए.
HC says in the college for architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission letter, but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. तो उन्होंने कहा कि आर्किटेक्चर का जो कॉलेज था उसमें 80 और 85% के नीचे किसी को भी एंट्री या एडमिशन अलाउ नहीं था, और मेरे तो सिर्फ 85% आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ, और उनको एडमिशन भी लेटर भी मिल गया था, लेकिन उनकी जो आंट थी उन्होंने उसको तोड़ कर दिया, फाड़ दिया था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन his mother said, don't join the police force, just do your graduation. So I went to Jai Hind College in Mumbai. तो उनकी जो मम्मा थी, उनकी जो मदर थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पुलिस फोर्स नहीं ज्वाइन करना है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। तो इसके लिए उन्होंने मुंबई के एक फेमस कॉलेज जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। There I was to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. So I took German. Then my German teacher died. The college told me that I could change the college or take French. Now who would give me admission in another college? I had got admission to Jai Hind by influence. So I thought, okay, I'll take French, and I started learning French again. I learned it from my cousin. She was an architect's wife. I was going to an architect's office to learn French. तो उन्होंने बोला कि जय हिंद कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लेने के लिए उन्होंने सोच लिया, और उसके बाद उस कॉलेज में उनके पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो वो फ्रेंच पढ़ें या फिर जर्मन। तो क्योंकि उन्होंने बचपन में 7 सालों तक फ्रेंच पढ़ा तो था स्कूल टाइम पे, लेकिन उनको 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे फ्रेंच के, और इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो जर्मन ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने जर्मन जब ऑप्ट कर लिया तो उनकी जो जर्मन टीचर थे वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। तो अब कॉलेज वालों ने कहा कि या तो तुम कॉलेज चेंज करो या तो तुम्हें फिर फ्रेंच पढ़ना पड़ेगा। तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से किसी सिफारिश से उन्होंने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अब मुझे फ्रेंच पढ़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिर फ्रेंच ऑप्ट कर लिया, ले लिया, और वो फ्रेंच पढ़ने के लिए अपने कज़िन के पास जाते थे। उनके जो कज़िन थी, उनके जो हस्बैंड थे वो एक आर्किटेक्चर थे, तो उसी आर्किटेक्ट के ऑफिस में वो रोज़ जाते थे फ्रेंच लर्न करने के लिए। BR, was it then that you decided you wanted to do architecture? तो उन्होंने बोला कि क्या तभी डिसाइड किया था आपने कि आपको आगे चल के आर्किटेक्चर बनना है? HC says actually it all happened quite by chance. उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक इत्तेफाक की बात थी, एक चांस था उस वक्त, क्योंकि in the architect's office I saw somebody drawing a window detail is very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. He then had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. तो उन्होंने कहा कि एक बार क्या हुआ था, उसी आर्किटेक्ट ऑफिस में जब वो पढ़ने के लिए वहाँ गए थे तो उन्होंने देखा किसी को एक विंडो का ड्राइंग बनाते हुए। विंडो खिड़की का जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, एडवांस ड्राइंग होती है वो। तो उन्होंने देखते ही हफीज़ जी ने उसको देखते ही कह दिया था उस इंसान से कि जो तुमने ड्राइंग बनाई है उस विंडो की वो गलत है, और ये विंडो कभी खुलेगी नहीं। तो उस पर उन्होंने उससे बेट लगा ली, शर्त लगा ली, और उसके बाद में जब वो कंप्लीशन के टाइम पे जब वो बनाना स्टार्ट किया तब वाकई में वो खिड़की नहीं खुल रही थी। तो इस तरह से उनकी बात सही साबित हुई, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की बात सही साबित हुई, और उनके जो कज़िन थे जो कज़िन के जो हस्बैंड थे वो बहुत सरप्राइज़ हो गए इस बात पे, और वो उनको ऑब्ज़र्व करने लगे, और उनको कुछ चीज़ें दी उन्होंने, कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए दिया जो कि उन्होंने इमीडिएटली तैयार करके उनको शो कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस एंड आई डिज़ाइन ए हाउस। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। द प्रिंसिपल वार्न मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ़ यू डू नॉट वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो उनके जो कज़िन के जो हस्बैंड थे आर्किटेक्ट थे वो भी, तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें अब छोड़ दो, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो मेन है आर्किटेक्चर में, तो तुम्हें अब आर्किटेक्चर बनना है, ये डिसाइड कर लो। तो इसके लिए उन्होंने एक थोड़े बहुत उनको हाउसेस की डिज़ाइन तैयार करने के लिए दिया, उन्होंने बना के दिखा दिया। तो इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं कॉलेज के, और प्रिंसिपल उनको पहले तो वार्न करता है, फिर उसके बाद कहता है कि मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम आपका लूँगा, और अगर इसमें तुमने अच्छा किया फिर तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं किया तो फिर कोई चांस नहीं है। एंड आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक। केक वॉक मीन्स बहुत ही आसान तरीके से कोई चीज़ होना। फिर
तो उन्होंने कहा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्हें A+ मिला, विच मीन्स कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और उसके बाद से उनके लिए सारी चीज़ें एक नॉर्मल हो गई, बिल्कुल केक वॉक की तरह ईजी हो गई. आई हैड नेवर मेड ए प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप. आई हैड नेवर नोन वॉट ए सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान what it would look like. I stood first class first throughout after that. तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई प्लान तो नहीं बनाया था, लेकिन मैं ऊपर से टॉप मैं देख सकता था कि नीचे की जितनी भी मीन्स उनको बहुत ही ज़्यादा एक उनका जो टैलेंट यही था कि वो देख के ही समझ जाते थे डिज़ाइंस को, बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते थे वो. और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमेशा उन्होंने फिर टॉप करना स्टार्ट कर दिया. I stood first class first throughout after that. I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. अब उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि जो कुछ उन्होंने बचपन में स्कूल में किया था, इन सब के वजह से ही उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी. I had a friend called Behram Diveshia. We used to have competition between us for designing forts, guns and ammunition. Ammunition means गोला बारूद जो बनाते हैं. Each of us would design something in an effort to be different. तो उन्होंने कहा कि बचपन में वो क्या करते थे, उनका जो एक दोस्त था बहरम, उनके साथ वो कंपटीशन करते थे और वो लोग मिलके बहुत सारे फोर्ट्स की, बहुत सारे गन्स की, बहुत सारे गोला बारूद जो होते हैं एम्यूनेशन, उनकी डिज़ाइन तैयार करते थे और वो लोग एक दूसरे से डिफरेंट बनाने के लिए सोचा करते थे कि किसका ज़्यादा बेटर बनता है. इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर मिसेस गुप्ता saw my sketches and told me, see, you are useless in everything but your sketches are good. When you grow up you became an architect. I did not know at that time but she was right. Later after I became an architect I went back to meet her and tell her. तो उन्होंने कहा कि उनकी जो स्केचेस थी उनके स्कूल टाइम पे एक टीचर मिसेस गुप्ता ने देखी थी उस वक्त, और उन्होंने कहा था कि वैसे तो तुम यूजलेस हो बाकी चीज़ों में, लेकिन तुम्हारे जो स्केचेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, इनको देख के मैं कह सकती हूँ कि तुम आगे चल के एक आर्किटेक्ट बनोगे, अच्छे आर्किटेक्ट बनोगे. उस वक्त तो उन्होंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया था और ना ही उन्हें पता था कि वो एक्चुअल में सही साबित होंगी आगे चल के. तो जब वो बाद में आर्किटेक्ट बन गए तब वो उनके पास गए, उनसे मिला और उनको ये बात बताई. BR, why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? तो BR ने उनसे पूछा कि आपको क्यों स्टडीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि आप कोप नहीं कर पा रहे थे उनके साथ, मीन्स मैनेज नहीं कर पा रहे थे आप उनके साथ, या फिर आपको करिकुलम पसंद नहीं था. I was very bad at languages, science and geography. I could deal with maths, was very bad. I just was not interested. I was studying for the sake of studying. What they taught me today I would forget. After 2 days I would not bother because there was no application of mine there to begin with. उन्होंने कहा कि मुझे लैंग्वेजेस को जो सब्जेक्ट एज लाइक लिटरेचर सब्जेक्ट जो थे वो उनको बहुत बेकार लगते थे. साइंस ज्योग्राफी में भी वो थोड़ा बहुत डील कर पाते थे, लेकिन मैथ्स तो उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता था और वो बहुत ही बैड थे इसमें. उन्होंने कहा कि बस मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में और मैं बस पढ़ाई के लिए पढ़ाई करता था, अदरवाइज़ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनको अगर कोई भी चीज़ वो सीखते थे 1-2 दिन बाद वो भूल जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वहाँ पे उस एजुकेशन सिस्टम में मीन्स स्कूल टाइम पे उनको ऐसा लगता नहीं था कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज़ किया जाता था. मीन्स एक करिकुलम है, बस उसको आपको पढ़ना होता था, तो इस तरह से उनको लगता नहीं था कि कुछ भी क्रिएटिव वो कर पा रहे थे. BR, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा था वो बहुत बोरिंग था और अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए उसके बाद वो बेकार लगता था आपको, मीन्स आप इंटरेस्ट लूज़ कर जाते थे उस लेसन से. She says living in a boarding school is difficult. We were just living from day to day. Nowadays there are so many tests. Back then whenever we had tests we used to just copy. The teacher thought that we had done our work. तो उन्होंने कहा कि बोर्डिंग स्कूल की जो लाइफ होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है और हमें डे टू डे सेम रूटीन फॉलो करना होता है, लेकिन आजकल के टाइम पे तो बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन उस वक्त जब भी टेस्ट होते थे उनके तो कॉपी पे होते थे और वो सिर्फ कॉपी करते थे, मीन्स नकल करके वो किसी तरह पास होते थे और उनके टीचर को ऐसा लगता था कि उन्होंने अपना काम किया है अच्छे से. BR, there is contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? HC, well, take some students from my class. Those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs. तो उन्होंने कहा कि आपको
ऐसा लगता है कि कंटेंट जो गिफ्टेडनेस होती है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, मींस अगर कोई बच्चे के अंदर कुछ अलग टैलेंट होता है, कुछ नेचुरल गिफ्टेडनेस होती है उसको, और उसमें बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती है, तो ये दोनों एक साथ ही चलती है। कि आपको ऐसा लगता है? तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ पे मैं क्या बताऊँ, अगर आपको मेरे क्लास से ही कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स ले लो कि जो लोग हमेशा फर्स्ट आते थे, सेकेंड आते थे, आज उनकी बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब्स वो कर रहे हैं। I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today. In school, I think living our lives there made us street smart. I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. तो उन्होंने कहा कि स्कूल टाइम पे मैं इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन से गुज़र के आया हूँ, और जहाँ पे मुझे पता चला है कि जो क्लास टॉपर्स थे, जो फर्स्ट आते थे, वो अब बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो स्कूल टाइम पे क्या होता है, क्या हुआ कि वो लोगों ने हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाया। मीन्स स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स जो खुद से ही आप स्मार्ट बनते हो, कुछ क्रिएटिव करके, कुछ खुद से करके। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया तो मैंने खुद से ही किया और खुद से ही लर्न किया, और मुझे वो नहीं याद होता था जो कि एकेडमिक्स में या फिर टीचर जो समझाती थी मुझे। तो इस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया। बिया दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विथ, एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और स्किल्स वहाँ ऐसी ही थी, और आपने इसको एक एक्सप्रेशन अपना मैनर में इसको एक्सप्रेस करने के लिए सोचा, और उसके साथ आप जिस भी चीज़ के साथ कंफर्टेबल थे उन्होंने वही आपने किया। आपने सारे रूल्स को तोड़े ताकि आपको कोई कुछ करने से रोक ना सके। H.C. says, I was more interested in other things. If, for example, while in class, I started draining water within the dam and how much of water the dam would be able to hold, that was my interest for the day. तो उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कि मान लीजिए कि क्लास के बाहर मैं हमेशा देखा करता था, और एक टाइम पे बारिश हो रही थी उस वक्त, तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि किस तरह से मैं इन बारिश के पानी को रोकूं और वाटर के फ्लो को रोकूं। मैं इसके लिए एक डैम बिल्ड करूँगा, और इस बांध में किस तरह से कितना पानी रोका जा सकता है, इसके बारे में मुझे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो इस तरह से मेरा जो इंटरेस्ट था उस दिन का, वो उस चीज़ पे था कि इस बारिश के पानी को जो रोकने के लिए मैं एक बांध बनाऊं, एक डैम बनाऊं, और उसको कितना पानी वो स्टोर कर पाएगा, वहाँ पे किस तरह से रोक सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती थी। When students lost a button while playing for fighting, they would come running to me and I would cut a button for them for chalk using a blade. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The students would get past dinners with a full neat uniform and after that it did not matter. तो उन्होंने कहा कि जो उनकी जो लाइफ थी बोर्डिंग स्कूल में, वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन हुआ करता था, और जब अगर किसी भी बच्चे की, किसी भी स्टूडेंट की बटन टूट जाती थी या फाइट करने में निकल जाती थी, तो वो क्या करते थे, वो जल्दी से इनके पास आते थे, और डॉक्टर जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे वो उनके लिए चौक से ही एक बटन तैयार करते थे और उनके यूनिफॉर्म में टेम्परेरी लगा दिया करते थे। फिर वो लोग डिनर जैसे ही कंप्लीट होता था उसके बाद वो चले जाते थे वहाँ से, क्योंकि डिसिप्लिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक बोर्डिंग स्कूल में। Coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आज के टाइम पे बात करते हैं। एडिटर ने बोला कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट को किसी भी स्ट्रक्चर के लिए डिसाइड करते हो कि ये बनाना चाहिए उनके लिए। एचसी ने कहा कि आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स, एंड आई वुड नो व्हाट his taste would be like. I can relate to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office. तो उन्होंने बोला कि सिंपल है मेरे लिए, जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है मैं उसको फेस देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, किस तरह से वो बात कर रहा है, उसका किस तरह से प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा है, या फिर वो किस तरह से खाता है, किस तरह से, मीन्स उसकी बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चलता था कि उनका टेस्ट क्या होगा, और इसी बेस पे वो उनके लिए ड्राइंग स्केचेस तैयार करते थे स्पॉन्टेनियसली, मीन्स उसी वक्त तैयार करके उनको पेपर पे वो शो करते थे, और जिस पे जब वो अग्री कर जाते थे तो वो फिर वो अपने ऑफिस में वो लोगों को देते थे तैयार करने के लिए। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। तो उन्होंने बोला कि मीन्स ये आप
खुद से ही करते हो, मीन्स आपके अंदर से ये चीज़ आती है, आपके माइंड में ये चीज़ आती है, खुद से ही आती है। तो इसी ने कहा कि कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट्स अर्थमेटिक, वट एवर, नाउ इट कम्स to me like mathematics, putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि चाहे तुम इसे इंस्टिंक्ट कह लो, मीन्स जो चीज़ नेचुरली आती है आपके अंदर से बिना किसी रीज़न, बिना किसी ट्रेनिंग के, या फिर ये आप इसको अर्थमेटिक भी कह सकते हो, लेकिन अब ये मेरे लिए एक इस तरह से बन चुका है कि एक नया, मैंने मैथमेटिक्स का एक नया डिफिनेशन तैयार कर लिया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क, किस तरह से साइकोलॉजी, किस तरह से सोशोलॉजी, मीन्स हर चीज़ को मिला के मैं एक स्केच तैयार करता हूँ। तो इस तरह से हफीज़ जी ने अपने रियल इंस्टिंक्ट को पहचाना, अपने रियल टैलेंट को पहचाना, उनका जो रियल इंटरेस्ट है किसी चीज़ में उसको पहचाना, उसको परसीव किया अपने करियर में, और एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन गए। वो इंडिया के वो बहुत ही फेमस और जाने माने आर्किटेक्ट हैं इस वक्त। तो इसी तरह से we can say that here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। तो अब हमने देखा उनके इंटरव्यू के बाद से हम ये कह सकते हैं कि हफीज़ जी ने अपना जो इंटरप्रिटेशन है मैथमेटिक्स का वो अपने तरीके से बना लिया, अपने तरीके से उसको डिफ़ाइन किया, और उस जो सब्जेक्ट उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, जिससे वो हेट करते थे अपने बचपन में, आज उसी सब्जेक्ट को वो बहुत ही लविंगली डील करते हैं उसके साथ और अपने तरीके से डील करते हैं। तो इसी तरह से हम सबको भी हमेशा अपने रियल इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट को, अपने इंटरेस्ट को पहचानना चाहिए कि उनका रियल इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उस पे जोर देना चाहिए, उसको उस पे फोकस करना चाहिए और उसी में अपना करियर बनाना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड गॉट सो मेनी इंस्पिरेशन ऑल्सो। बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी आपको इनसे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।